नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यू वाचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया कनाडा के बारे में। एक्सप्लेन द डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज पार्टिसिपेशन इन द 2025 G7 आउटरीच समिट। तो सबसे पहले कनाडा के मैप से शुरुआत करते हैं। थैंक्स टू नेशंस ऑनलाइन प्रोजेक्ट फॉर दिस इंटरेस्टिंग मैप। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा है, दिस इज यूएसए हियर, एंड नॉर्थ पोल को भी यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम करके देखते हैं। सो यू कैन सी हियर अलास्का, राइट, जो यूएसए का एक राज्य है। और यहाँ पर आप आर्टिक सर्कल को भी देख सकते हैं जो कनाडा से पास होता है। देन यू कैन सी दिस ग्रीनलैंड हियर, ये भी काफ़ी न्यूज़ में था क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि ये इसको भी वो हड़पना चाहते हैं। एंड देन यू कैन सी आर्टिक ओशन वाला क्षेत्र हियर, राइट। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल जो है वो यहाँ पर पड़ता है, और नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पर है। तो ये दोनों जो है उसमें भी एक डिफरेंस है, और टेक्निकल चीज़ों में नहीं जा रहे हैं आज हम, ऊपर ऊपर से चीज़ों को देख रहे हैं। तो रशिया जो है वो भी कनाडा से उतना दूर नहीं है क्योंकि दुनिया गोल है, एज यू नो, राइट। सो यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं कनाडा के, एज यू कैन सी हियर, राइट। देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन कनाडा, और एक बहुत बड़ा देश है कनाडा, एज यू नो। एंड ओटावा जो है ये इसका कैपिटल है। दुनिया की सबसे लंबी लैंड बाउंड्री अगर कोई दो देश एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो दैट इज यूएसए एंड कनाडा। एज यू कैन सी यहाँ पर तो एक क्लियरली स्ट्रेट लाइन है, फिर यहाँ पर जाकर थोड़ी बहुत जिगजैग आपको देखने को मिलती है, राइट। सो दिस इज कनाडा ऑन योर स्क्रीन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मार्क कार्नी। प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, राइट। इससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उनके कार्यकाल में भारत और कनाडा के रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए थे। लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो G7 की समिट को अटेंड करने वाले हैं, राइट। लास्ट मिनट हमें इनविटेशन भेजा गया और भारत ने इस इनविटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया। अब भारत को इनविटेशन जो है वो क्यों भेजा गया है, तो कनाडा का कहना है कि भारत जो है ये एक इम्पोर्टेंट ग्लोबल पावर कंट्री है, और ये G7 की जो समिट है ये 15 से लेकर 17 जून तक चलने वाली है। तो इस मीटिंग के दौरान, इस समिट के दौरान इंडिया और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मीटिंग भी करेंगे। अब रिलेशंस जो हैं वो खास करके 2023 में काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए बिकॉज ऑफ दिस निज्जर असैसिनेशन। इसका पूरा इल्ज़ाम जो है वो कनाडा की उस समय की सरकार ने भारत पर डाल दिया, और विदाउट एनी सब्सटेंशियल प्रूफ ये चीज़ भारत पर की, और इसकी वजह से दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। रिश्ता जो है, जो ट्रस्ट है, उसमें एक डेफिसिट जो है वो और ज़्यादा वाइड हो गया। उससे पहले भी ट्रस्ट डेफिसिट था। मुझे आज भी याद है कि कुछ सालों पहले की बात है, आई थिंक इट इज़ बिफोर कोविड, जब जस्टिन ट्रूडो साहब अपने परिवार के साथ इंडिया की विजिट पर आए थे, घूमने के लिए आए थे, और उनकी ना तो मुलाकात प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई ना प्रेसिडेंट के साथ हुई। वो ऐसे ही अलग अलग जगहों पर घूमते रहे और फिर वापस चले गए। सो दिस वाज ए साइन। उस समय पर भारत ने ये दिखाया कि देखिए ये हमारे लिए कुछ इश्यूज़ हैं, ये खालिस्तानी जो टॉपिक है, और आपके देश में जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रही है वहाँ पर आप जो एक्टिविटीज़ करने दे रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए एक डायरेक्ट सिक्योरिटी थ्रेट है। तो भारत ने इस हिसाब से अपनी नाराज़गी जो है वो दर्ज की थी। लेकिन उसके बाद ये निज्जर वाला जो इश्यू है उसके बाद तो रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर डिस्कशन चल रही थी, ये भी कैंसिल हो गई। फिर भारत ने जो कैनेडियन वीज़ाज हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स बताकर कैंसिल कर दिए, वीज़ा देना बंद कर दिया। फिर डिप्लोमेटिक स्टाफ जो हैं उनको 2/3 रिड्यूस कर दिया गया, और ट्रेड और पीपल टू पीपल टाइज जो हैं इसमें भी हमें डिस्ट्रप्शन देखने को मिला। हमारे देश के कुछ 1.8 मिलियन, यानी कि आप समझ लीजिए 18 लाख इंडियंस जो हैं वो कनाडा में रहते हैं। तो कल्चरल लिंक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक खालिस्तान वाला जो इश्यू है,
इसकी एक लंबी हिस्ट्री है। 1970s से आप देखेंगे कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो हैं वो भारत के खिलाफ चलती आई है। और कनाडा में अलग एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, राइट। ये प्योर खालिस्तानी विचारधारा वाली है और ये पार्टी जो है वो जस्टिन ट्रूडो सरकार के साथ पावर शेयर करती थी और शायद इसी वजह से अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में जस्टिन ट्रूडो साहब ने भारत के साथ रिलेशन जो है वो भी खराब कर दिए। अब यहाँ पर जो एक मीटिंग होने वाली है तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के एक आई वुड से एक चांस मिलेगा। दोनों देश हाई कमिश्नर्स को वापस एक दूसरे के हाउसेस में भेज पाएंगे। ट्रेड टॉक जो हैं इसको लेकर डिस्कशन हो सकती है। ट्रस्ट बिल्डिंग को लेकर डिप्लोमेसी को काम करना पड़ेगा, राइट। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको रिस्टोर करने का एक मौका ये मिला है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट डोर, राइट। ये एक पहला दरवाज़ा खुल रहा है। अब इट विल डिपेंड ऑन कनाडा कि वो भारत के साथ जेन्युइनली किस दिशा में रिलेशनशिप को ले जाना चाहता है। ये सारी चीज़ें, ये समिट जब होगी उस समिट में क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें आने वाले कुछ दिनों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज की ये जो हमारी डिस्कशन है, एक ब्रीफ डिस्कशन है इंडिया और कनाडा को लेकर, दिस इज ए सॉर्ट ऑफ कर्टन रेजर as far as this topic is concerned. Right, now let's move on to topic number 2. This one is about Operation Sindoor. How has India's outreach to Global South following Operation Sindoor redefined its image as a rising power? शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इतनी बड़ी टीम जो है वो अलग अलग देशों में भेजी, राइट। और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं तो इन देशों में भारत का डेलीगेशन गया, राइट। तो इजिप्ट, वेस्ट एशिया में कतार हैं, राइट। और अफ्रीका के कुछ दूसरे देश हैं तो वहाँ पर भी, साउथ अफ्रीका फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर भी हमारा डेलीगेशन गया। केन्या में हमारा डेलीगेशन गया था। तो पूरा एक 10 दिन का एक दौरा था एक टीम का, राइट। और 4 देशों की यात्रा इन्होंने की। तो आज का टाइम्स ऑफ इंडिया अगर आप पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड के सैयद अकबरुद्दीन साहब जो हमारे यूएन में रिप्रेजेंटेटिव थे, एक समय पर हमारे फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है उनके स्पोक्स पर्सन भी थे। उसके बाद उनको यूएन में भेजा गया था, राइट, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। तो एक बहुत ही सीजन्ड डिप्लोमेट रहे हैं। तो वो तो थे, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं था कि डिप्लोमेट्स थे। डिप्लोमेट्स के साथ साथ एज यू नो के जो एमपीज़ हैं वो भी गए थे, अलग अलग पार्टीज़ के एमपीज़ गए थे, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी डिस्कशन की थी। तो जो फोकस रहा है, भारत ने अपनी जो एक्शन की, ये ऑपरेशन सिंदूर जो कंडक्ट किया, तो इसमें हमने क्यों ये चीज़ें की, राइट, कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट क्रिएट हुई थी, ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग देशों को एक्सप्लेन की। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डेलीगेशन था तो उसमें आपको अलग अलग पार्टीज़ के एमपी देखने को मिले। तो इससे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, बाई पार्टीसन। बाई पार्टीसन का मतलब होता है कि सारी पार्टीज, राइट, रूलिंग प्लस ओपोजिशन पार्टीज जो हैं वो मिलकर जब किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर एक स्टैंड लेती हैं तो इसको आप बाई पार्टीसन पॉलिटिक्स कह सकते हैं। तो एक बाई पार्टीसन रिप्रेजेंटेशन जो है वो भारत ने अचीव किया, एक आवाज़ के तौर पर, एक यूनाइटेड डेमोक्रेटिक वॉइस के तौर पर इंडिया की ये टीम जो है वो अलग अलग जगहों पर गई। भारत की जो स्ट्राइक है उसके बारे में भारत ने बताया कि देखिए, दिस इज़ अ वेरी लॉफुल स्ट्राइक दैट वी कंडक्टेड। हमने किसी सिटीजन्स को टारगेट नहीं किया था। 7th से लेकर 10th मई के बीच में ये जो स्ट्राइक्स भारत ने कंडक्ट की। और अच्छी बात यह है कि ये जो अलग अलग देश है उन्होंने किसी भी प्रकार का प्रूफ जो है वो भारत से नहीं मांगा। दिस इंडिकेट्स कि उनका भारत पर एक भरोसा रहा है। इसी के साथ हमारा जो डायस्पोरा है, डायस्पोरा का मतलब होता है जो हमारे प्रवासी भारतीय, जो भारत के लोग दुनिया के अलग अलग देशों में रहते हैं, तो उनका भी एक वेट, उनका भी एक वज़न पड़ता है वहाँ की सरकार पर, राइट। तो भारत की जो एक्शंस हैं उनको ये सारे अलग अलग देशों के द्वारा समझा गया है, उन्होंने इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया है, राइट। उन्होंने भारत की एक्शंस पर प्रश्न नहीं उठाए हैं, राइट। उन्होंने अब पाकिस्तान और भारत को एक साथ हाइफिनेट करना जो है वो बंद कर दिया। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। भारत का जो मैसेज था इट वाज फोकस्ड ऑन टेररिज्म। भारत ने क्लियरली बता दिया कि अब टेररिज्म को लेकर हमारी जो पॉलिसी है दैट इज़ ज़ीरो टॉलरेंस, राइट। बॉर्डर्स के उस पार
ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं या फिर टेररिज्म जो है उसको बॉर्डर्स जो है वो शील्ड नहीं कर पाएगी, राइट। वी विल क्रॉस बॉर्डर्स इफ़ वी हैव टू, अगर हमें पुश किया गया देन वी विल क्रॉस एंड वी हैव टू क्रॉस बॉर्डर्स। पाकिस्तान के बहुत ही डीप लोकेशंस में जाकर हमें स्ट्राइक करनी पड़ी और फ्यूचर में भी हम इतना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफ्रीका के कुछ देशों ने भी एक्सेप्ट की, क्योंकि वहाँ पर भी इस प्रकार के आतंकवादी हमले और इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हो रही हैं। वेस्ट एशिया के देश जो हैं उन्होंने भी इस बात को समझा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तो वो अलग अलग वेस्ट एशिया के देशों में भी इस प्रकार के प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करते रहते हैं। इलेक्टेड लीडर्स प्ले रोल इन ग्लोबल कम्युनिकेशन। सिर्फ ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेट्स के लिए है। हमारे जो एमपीज हैं उनका जो अनुभव है, उनका जो पॉलिटिक्स का अनुभव है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा काम आई है। और रही बात इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी की, तो इसका भी एक डायरेक्ट रिलेशन अब स्ट्रेटेजिक डायलॉग के साथ है। यूनो के हमारा देश जो है इट इज़ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इजिप्ट जो है उसका भारत को देखने का जो एक पूरा नज़रिया है वो चेंज हुआ है। इजिप्ट जो है वो जेवी यानी कि जॉइंट वेंचर्स चाहता है भारत के साथ। साउथ अफ्रीका की बात करें तो वो सप्लाई चेन में भारत को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर देखता है। इथियोपिया जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर भारत के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है। तो ये सारे अलग अलग देश जो हैं वो भारत के साथ और ज़्यादा बिजनेस और ज़्यादा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और इसी के साथ साथ ओवरऑल रिलेशन जो है उसको मजबूत करना चाहता है। इंडिया डिप्लोमेसी बिकम्स मोर कोलैबोरेटिव। इसमें ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को वापस जाकर ये सारी टीम जो है उसने ब्रीफिंग दी है कि हमने क्या क्या किया और क्या चीज़ें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक ए 2-वे डिप्लोमेटिक मॉडल। पहले जो था कि सिर्फ PM EAM ये सारी चीज़ें हैंडल मीन्स फॉरेन के अफेयर्स हैंडल करते थे, अब एक 2-वे डिप्लोमेटिक मॉडल जो है वो इस खास करके ये डेलीगेशन की जो यात्रा रही है उसमें हमें देखने को मिला है। पैलेस्टाइन पर भारत का जो स्टैंड है इस पर कुछ अरबिक देशों ने प्रश्न उठाए हैं, उनके कुछ डाउट्स थे, उनके कुछ क्वेश्चंस थे। तो भारत ने इस चीज़ पर भी ये क्लैरिफिकेशन दिया है कि देखिए हमने हमेशा व्हेन इट कम्स टू इजराइल एंड पैलेस्टाइन तो 2 स्टेट नेशन जो थियरी है, 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, तो इसको हमेशा से सपोर्ट किया है। भारत का एक लंबे समय से ये स्टैंड रहा है। 2 नेशन का मतलब 2 स्टेट का मतलब यहाँ पर यह रहता है कि एक पोर्शन जो है वो पैलेस्टाइन का हो और एक पोर्शन जो है वो इजराइल का हो। ये जो क्षेत्र है पूरा, तो इसमें 2 देश पैलेस्टाइन और इजराइल एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, ये है 2 स्टेट सॉल्यूशन। तो भारत ने हमेशा से इस चीज़ को सपोर्ट किया है। इसी के साथ साथ जो UNRWA है तो इसको अलग अलग देशों ने अपना फंडिंग जो है वो कट डाउन किया है। भारत ने इसमें अपना फंडिंग जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज किया है। इसी के साथ हमारे 2 बड़े लीडर्स प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स को देखेंगे तो पास्ट में रामल्ला जो पैलेस्टाइन का कैपिटल है, राइट, जो वेस्ट बैंक में पड़ता है, तो इस क्षेत्र में भी इंडिपेंडेंट विजिट्स हमारे टॉप लीडर्स की रही हैं। अब UN की बात करें तो भारत ने कभी भी पैलेस्टाइन के खिलाफ कोई वोटिंग नहीं दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर क्लैरिफाई की है। और इसी के साथ व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल साउथ, राइट, जो डेवलपिंग देश हैं तो उनका भरोसा भारत पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, बिकॉज भारत इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री और ग्लोबल लेवल पर भी काफ़ी एथिकली भारत चला है। तो भारत की लीडरशिप को ये ग्लोबल साउथ के देश जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। दिस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यही हमारी शक्ति है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये G7 और दूसरे जो ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पर आपको खास करके वेस्टर्न विचारधारा वाले देश जो हैं USA, इटली, फ्रांस, UK, जर्मनी एक्सेट्रा, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे देश जो हैं वो ऐसा नहीं है सिर्फ इकोनॉमी के साथ साथ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में भी भारत जो है वो मजबूत इसलिए है क्योंकि भारत बहुत सारे डेवलपिंग देशों को एक साथ लेकर चल रहा है। उनके प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करता है, मेक श्योर करता है कि पूरी दुनिया उनकी आवाज़ सुने। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भारत जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक ग्लोबल राइजिंग पावर के तौर पर भारत को देखा जाता है। सीरियसली हमारी बातों को कंसिडर किया जाता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रेयर अर्थ जो है इसके साथ जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स हमें टाइम टू टाइम पढ़ने को मिलती हैं। तो क्वेश्चन है, हाउ डज द रेयर अर्थ्स क्राइसिस एक्सपोज इंडियाज स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटीज इन क्रिटिकल सेक्टर्स। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसा हुआ था कि जर्मनी जो है उसके पास फ्यूल नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, राइट। इसको कहते हैं synthetic fuel, not sink, sin,
सिंथेटिक फ्यूल। तो कोयले में से जर्मनी जो है वो पेट्रोल क्रिएट करता था, राइट। तो ये कहता है ना कि नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो ऐसी सिचुएशन हुई थी कि फ्यूल जो यूज़ होता था वर्ल्ड वॉर II के दौरान बाय जर्मनी, दैट वाज 92% दैट वाज सिंथेटिक फ्यूल, राइट। तो दिस वाज a sort of, this is a lesson that we can learn from World War II Germany when it comes to energy self reliance। एनर्जी के क्षेत्र में जब आत्मनिर्भरता की बात करें तो यहाँ पर ये चीज़ हमें जर्मनी से सीखनी चाहिए। ये बात अलग है कि आज का जो जर्मनी है वो अपने इतिहास से कुछ चीज़ें नहीं सीख रहा है। आज अगर जर्मनी की सिचुएशन देखें तो उनके पास फ्यूल का रिजर्व जो है वो 3 महीनों तक का ही है। तो अगर क्राइसिस की सिचुएशन आ जाती है तो जर्मनी की हालत जो है वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। अब रेयर अर्थ के बारे में आप जानते हैं कि 4 अप्रैल को चाइना ने रेयर अर्थ पर एक पॉज लगा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट्स पर एक बैन लगा दिया। अभी लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि ट्रंप साहब ने ये दावा किया है कि चाइना जो है चाइना फिर से ये रेयर अर्थ की सप्लाई जो है वो वापस बैक टू नॉर्मल कर देगा। ऐसे ही एक ट्वीट करके, नॉट ट्वीट बट एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, तो इस प्लेटफॉर्म पर ट्रूथ समथिंग प्लेटफॉर्म का नाम है, मैं भूल गया अभी, लेकिन ट्रंप साहब ने ऑफिशियली इस बात को, इसका ऐलान किया है कि चाइना जो है वो बैक टू नॉर्मल सप्लाई रेयर अर्थ की कर देगा, राइट। लेकिन ये जो पॉज लगाया है, दिस इज एन अलार्म फॉर इंडिया। वी नीड टू रीथिंक अवर सप्लाई चेन्स। हम हमेशा ये रेयर अर्थ्स पर, रेयर अर्थ्स की जब बात आती है, रेयर अर्थ मटेरियल्स की जब बात आती है, तो हम चाइना पर निर्भर नहीं रह सकते। एक वक्त ऐसा भी आया था कि हमारे ईवी के प्लांट्स जो हैं उनको हमें थोड़ा स्टॉप करना पड़ा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ा, राइट। फॉर एग्जांपल मारुति ने अपना ईवी का प्रोडक्शन डिले किया था बिकॉज ऑफ दिस शॉर्टेजेस एंड थिंग्स, राइट। एक और इम्पोर्टेंट मटेरियल है, आप इसका नाम याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियोडिमियम। नियोडिमियम जो है इट इज अ सॉर्ट ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट, और भारत के पास इसका रिजर्व अच्छा है। वी हैव गुड रिजर्व ऑफ नियोडिमियम, लेकिन हमारे पास इसकी प्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं है। सेम थिंग गोज विद लिथियम। वी हैव lithium. We have found lithium in Karnataka. We have found lithium in Jammu and Kashmir and some other places as well. लेकिन प्रोसेसिंग की कैपेसिटी जो है इसका अभाव है हमारे देश में, एंड दिस इज द रीज़न कि हम चाइना पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है। दूसरा जो रीज़न है वो ये भी है कि चाइना से ये सारा मटेरियल बहुत ही चीप प्राइस में मिलता है। तो जब आपको चीप प्राइस में ये चीज़ें मिल रही हैं तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बीइंग लेजी, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग और प्रोसेसिंग these important materials. So this is the thing. ये एक जो चीप सप्लाई की जो मानसिकता है उसमें से हमें निकलना पड़ेगा, राइट। रेयर अर्थ का इस्तेमाल कितनी सारी चीज़ों में होता है, टीवी, MRIs, कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड योर सोलर पैनल्स एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल, राइट। सो कुछ वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं, दे आर क्रिएटिंग, दे आर वर्किंग ऑन थिंग्स कि भाई कैसे हम रेयर अर्थ्स के बिना ये सारी चीज़ें कर सकें। तो दे आर वर्किंग ऑन दैट। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन, हमारे देश के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिजर्व ये सारे मटेरियल का किसी देश के पास है तो ये हमारे पास है, बट जैसे मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग की कैपेसिटी नहीं है। सेम थिंग गोज विद APIs, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जो हम दवाई लेते हैं ना, उस दवाई में API ही वो चीज़ होती है जिसकी वजह से वो दवाई इफेक्टिव हो जाती है। इफ़ यू टेक ए मेडिसिन, लेट्स से सिर दर्द की मेडिसिन है तो उसमें API कंटेंट जो रहता है उसी से वो दवाई काम करती है। अब 70% जितना API हम चाइना से मंगवाते हैं। तो हमारा देश दुनिया की ग्लोबल फार्मेसी है, लेकिन हमारी फार्मेसी की बैक चैनल जो है, जो API है, वो हम सबसे ज़्यादा चाइना, उसके बाद इटली एंड USA। ये 3 देशों को अगर आप मिला दें तो समवेयर अराउंड 90% जितने 90% से भी ज़्यादा API जो है वो वहाँ से हम मंगवाते हैं। चाइना ने API का प्रोडक्शन स्टार्ट किया ना, उससे पहले एक भारत सोच रहा था कि वी शुड वर्क ऑन API एंड थिंग्स, लेकिन फिर अगेन यहाँ से चीप लेवल पर चीप इंपोर्ट्स हमें मिल रहे हैं तो वी आर नॉट क्रिएटिंग APIs। कोविड के टाइम पर
ये एक वल्नरेबिलिटी जो है सप्लाई, ये फार्मा सप्लाई गैप्स जो हैं वो हमें देखने को मिले थे कि भाई एपीआई पर हमें सेल्फ रिलायंट रहना पड़ेगा, लेकिन वी आर नॉट लर्निंग द लेसन। बेसिकली क्रिटिकल इंपोर्ट्स जो हैं उस पर अगर हम निर्भर हैं देन वी आर वल्नरेबल, सिंपल इज दैट, राइट। वी नीड टू गेट रिड ऑफ दिस वल्नरेबिलिटी, वरना फ्यूचर में इन सारी चीज़ों को लेकर हमें एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आज के पायोनियर न्यूज़पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर में नितिन गडकरी साहब ने लिखा है, एनालाइज द रोल ऑफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इन रिड्यूसिंग लॉजिस्टिक्स कॉस्ट्स एंड बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। तो ये जो आर्टिकल हमारे मॉर्थ के मिनिस्टर ने लिखा है, तो नितिन गडकरी साहब, यू नो, ही इज़ अ वेरी फेमस पॉलिटिशियन, राइट। उनको ब्रिज गडकरी भी एक नाम, उनका पेट नेम है ब्रिज गडकरी। एनीवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा यू नो फेमस हैं कि वो डेडलाइंस और ये सारी चीज़ों को अचीव करते हैं, ये सारी कुछ उनकी इमेज हैं। एनीवेज, अब ये आर्टिकल मिनिस्टर साहब ने लिखा है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलती हैं। 2014 से अगर हम देखें तो रोड कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज भी हमारे रोड्स जो हैं उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वी डोंट हैव द सेफेस्ट रोड्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स अगर किसी देश में होते हैं तो वो हमारे देश में होते हैं। तो सिर्फ रोड क्रिएट करने से कुछ नहीं होगा, वी नीड टू क्रिएट सेफ रोड्स, राइट। जो रोड यूजर्स हैं वो सेफ्टी से चले, दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, 2014 onwards roads were seen as the backbone of growth। जॉन एफ कैनेडी साहब जो थे वो कहते थे कि यूएसए के पास अच्छे रोड्स हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि यूएसए इज रिच and that's why it has good roads। USA के पास अच्छे roads हैं, that's why it became a rich nation। You see the difference? कि पैसे हैं इसलिए अच्छे रोड नहीं है, अच्छे रोड बनाए इसकी वजह से पैसे वाले बने आप। तो जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो हमारा सपना है, इसमें रोड्स विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है, सर्विस सेक्टर को बूस्ट मिलता है बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और हमारा जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये 16% हुआ करता था ऑन एन एवरेज, 16%। इसका मतलब ये होता है लॉजिस्टिक कॉस्ट का कि अगर आप कोई 100 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं तो इसमें 16 रुपीज़ जो हैं दैट विल बी योर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये कट डाउन होकर 10% तक पहुंचा है। आने वाले समय में टारगेट ये है कि ये इसको 9% ले जाए। चाइना, यूरोप, यूएसए का अगर आप देखेंगे तो इट इज़ समवेयर इन सिंगल डिजिट, 7% है, 4% है, 5% है, ऐसे कुछ आंकड़े हैं उनके। तो उनका रोड लॉजिस्टिक का कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। और जब आपके लेट्स से 100 रुपये की चीज़ आज हम बेच रहे हैं तो उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो 10 रुपये है, राइट। तो अगर ये लेट्स से 5 रुपये हो जाए, 5% हो जाए, तो आपकी फाइनल प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है 95 हो जाएगी, राइट, बिकॉज लॉजिस्टिक का कॉस्ट कम हो गया। तो आपके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा ग्लोबली भी कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। ग्रीनफील्ड हाईवेज और रिलीजियस टूरिज्म के कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। 25 ग्रीनफील्ड का मतलब होता है स्क्रैच में से, जहां पर कोई रोड नहीं है वहां पर नए रोड्स, नए हाईवेज बनाने का काम जो है वो स्टार्ट हुआ है। कुछ 3000 किलोमीटर के ऐसे हाईवेज बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं। रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो 22,000 करोड़ रुपए का खर्च करके हमने जो बुद्धिस्ट सर्किट है उसको बनाया, और इसकी वजह से साउथ कोरिया, जापान, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान एक्सेट्रा बहुत सारे देशों से टूरिज़्म जो है वो हमारे देश में बुद्धिज़्म के साथ जुड़ा हुआ टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। केदारनाथ में एक रोप वे तैयार किया जा रहा है, 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा इसमें। तो दिस इज़ ऑल्सो गोइंग टू बूस्ट दिस टूरिज़्म इन दिस 4 धाम यात्रा। टेक पावर्ड फ्यूचर में हमें देखने को मिलेगा कि जो दिल्ली और मानेसर के बीच में स्काईवे एरियल बस जो है अभी कुछ समय के अंदर इसको लॉन्च किया जाएगा। नागपुर में एक नई बस सर्विस जो है वो स्टार्ट हुई है, जिसमें हर 40 किलोमीटर के बाद ये 30 सेकंड के लिए बस रुकती है। ईवी है ऑफ कोर्स, राइट, तो चार्जिंग के लिए 30 सेकंड के लिए रुकेगी। और ये एक बहुत ही फर्स्ट क्लास बस है। इसमें आपको एक हॉस्टेस है, जैसे एयर हॉस्टेस होती है वैसे बस हॉस्टेस हैं। देन यू हैव स्क्रीन्स, यू हैव अदर इम्पोर्टेंट लग्जरियस एंड कंफर्टेबल थिंग्स इन दिस बस। तो इस प्रकार की कुछ नई नई चीज़ें जो हैं वो भी स्टार्ट हुई हैं।
रोड जो है दे मल्टीप्लाई जीडीपी एंड दे क्रिएट न्यू जॉब्स। एक आईआईएम के द्वारा एक स्टडी कंडक्ट की गई और इस स्टडी में ये पता चला है कि अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न जो आपको मिलेगा दैट इज समवेयर अराउंड 3.2%। तो हमारी जीडीपी जो है उसको बूस्ट करने का काम रोड करते हैं, नई जॉब्स जनरेट होती है, नो डाउट अबाउट इट, राइट। 2014 में हमारे देश में 91,000 किलोमीटर के हाईवेज थे, राइट। आज 2024 में हमारे हाईवेज जो है इसका आंकड़ा है समवेयर अराउंड 1.46 लाख किलोमीटर्स। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत कुछ 5.35 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करके 65,000 किलोमीटर के हाईवेज को ऐड किया जाएगा। और गति शक्ति जो है तो इसमें रेल, रोड, एयर, फिर सी पोर्ट, ये सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट किया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स जो हैं वो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं। पीपीपी मॉडल के माध्यम से नई एफिशिएंसी ऐड हुई है, डिलीवरी फास्ट हो जाती है, रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, राइट। मोर देन रोड्स इट्स ए ग्रोथ माइंडसेट, ये बात कर रहे हैं नितिन गडकरी साहब इस आर्टिकल में। मूविंग ऑन टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट falling birth rate. Discuss the economic and social factors contributing to India's declining fertility rate. महिलाओं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि they don't want babies anymore, right? ये सारी चीज़ें उनकी चॉइस पर हैं, right? That's totally on them. If they want to become a mother of one child or no child at all, if they don't want to become mother at all, या फिर उनको 2 बच्चे चाहिए, 3 बच्चे चाहिए, टोटली वो पर्टिकुलर कपल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, राइट। लेकिन जो मेन इश्यू है दैट इज फाइनेंशियल बर्डन। इट इज़ वन ऑफ द टॉप रीज़न जिसकी वजह से हमें एक ड्रॉप जो है वो इसमें देखने को मिला है, राइट। 38% इंडियंस कहते हैं कि फाइनेंशियल बर्डन, फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से दे आर डिलेइंग पेरेंटहुड, राइट। फिर मैरिज की एज में भी चेंज हुआ है, प्लानिंग में भी चेंज होता है आज के समय में, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी कुछ हो चुकी है, राइट। इसी के साथ बच्चों की एजुकेशन, उनका हेल्थ केयर, फिर आपको घर चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं उसमें भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। यूएसए में ईयरली कॉस्ट एक बच्चे का होता है 16,000 से लेकर $36,000, राइट। चाइना में ये कॉस्ट इससे भी ज़्यादा है, राइट। और कहते हैं कि एक छोटे बच्चे को 18 ईयर्स तक अगर आप जब बड़ा करते हैं तो इसका कॉस्ट समवेयर अराउंड 30 लाख रुपीज़ से लेकर 1.2 करोड़ के बीच में पहुंच जाता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। और इसी के साथ साथ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ जॉब सिक्योरिटी, राइट। जब व्हेन यू फील लाइक यू आर डूइंग गुड जनरली स्पीकिंग, तो उसके बाद ही लोग जो है वो फैमिली प्लानिंग करते हैं। अब स्वीडन में 5% ऐसे लोग हैं जो जॉब की चिंता उनको होती है। हमारे देश में 21% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब के बारे में यहाँ पर सिक्योरिटी के तौर पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है। तो ये ऐसी कंडीशन में प्रेशर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार जो है वो कुछ बोनसेस प्रोवाइड करती है, राइट। बच्चा पैदा होता है तो आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं एक्सेट्रा, लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये वन ऑफ रहती है और इसमें भी उतना कोई ख़ास ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है जिससे लोगों को ऐसा एक सेफ्टी नेट जैसी फीलिंग आए। तो दिस आर द रीजंस, राइट। इसमें टॉप जो है दैट इज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल वरी, दैट इज एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कुछ 2 ऐसे बेसिक रीजंस हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी रेट जो है वो हमारे देश का काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।